हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं अपने इससे पहले वाली क्लास में, इतिहास के मध्यकालीन इतिहास में, कि हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत अरबों के जो आक्रमण हुए हैं भारत के ऊपर, उससे संबंधित टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। और अभी तक हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, कितनी बार भारत पर आक्रमण हुए हैं। और सबसे पहला आक्रमण 636 ईस्वी में किया गया। और 636 ईस्वी में जो भारत पर आक्रमण हुआ वह मीर कासिम के द्वारा किया गया। और उस समय जो है जो खलीफा था वो उमर नाम का खलीफा था। और जो ये आक्रमण हुआ था वो बम्बई के निकट जो थाना क्षेत्र है वहाँ पर हुआ था। और उस समय पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का राज्य था भारत में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने 636 ईस्वी में जो अभियान किया था, 636 ईस्वी में असफल भारत अभियान किया था। इस समय जो भारत में शासक थे, ठीक है, दो शासक थे। कन्नौज में हर्षवर्धन और दक्षिण भारत की तरफ, उज्जैन की तरफ थे पुलकेशिन द्वितीय थे। ठीक है, इनके समय में मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण किया गया था। फिर मोहम्मद बिन कासिम का ही दूसरा आक्रमण होता है। मोहम्मद बिन कासिम का दूसरा आक्रमण होता है 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में इसने अपना दूसरा आक्रमण किया। और ये जो आक्रमण होता है वो कहाँ पर होता है? सिंध क्षेत्र में। सिंध क्षेत्र में ये आक्रमण किया जाता है। ठीक है, सिंध क्षेत्र पर ये आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अब अगर ये जो 712 ईस्वी में आक्रमण किया गया था, इससे संबंधित अगर इतिहास हम लोग देखें तो एक कहानी जो है, कहानी के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि 712 ईस्वी का जो आक्रमण था उसका मुख्य कारण यह था कि 708 ईस्वी में श्रीलंका के जो है निकट एक द्वीप है जिसका नाम सेरेन द्वीप है। ठीक है, तो सेरेन द्वीप से एक अरबी जहाज आ रहा था, अरबी जहाज। और अरबी जहाज जब महाराष्ट्र में देवल बंदरगाह के निकट पहुंचा तो वहीं पर उसे लूट लिया गया। ठीक है, माना यह जाता है कि जब वो जहाज लूटा गया तो अल हज्जाज, जो कि अरबी मतलब अरब शासक था, अल हज्जाज, उसने तत्कालीन भारत के राजा दाहिर से कहा कि मतलब जो लुटेरे हैं उनको वो दंड दे। तो राजा दाहिर ने साफ साफ मना कर दिया। जो सिंध क्षेत्र के राजा थे दाहिर, उनसे उन्होंने मना कर दिया कि हम उनको दंड नहीं देंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया कि जाओ सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करो। और इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम ने उसका बदला लेने के लिए, ठीक है, उसका बदला लेने के लिए सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया। ये कहानी मानी जाती है, कहानी। ठीक, तो अरब का शासक कौन था? अरब शासक इसके समय में अभी हमने बताया, क्या नाम था उसका? अल हज्जाज। अल हज्जाज, ठीक है। और सिंध क्षेत्र का शासक कौन था? तो राजा दाहिर, राजा दाहिर, ठीक है, इसका शासन था सिंध क्षेत्र पर। आई बात समझ में? तो इस तरह से जो है
जब 712 ईस्वी में सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया गया मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, तो उस समय अल हज्जाज शासक था वहां का, और राजा दाहिर जो है शासक था भारत का सिंध क्षेत्र पर। ठीक है। तो जब ये आक्रमण हुआ था सिंध पर, तो कहां पर आक्रमण हुआ था? 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ था महाराष्ट्र के देवल बंदरगाह पर। देवल बंदरगाह पर, ठीक है। ये आक्रमण हुआ था देवल बंदरगाह पर, ठीक है, यानी देवल बंदरगाह के जो है समीप ही आक्रमण हुआ था, और इसमें राजा दाहिर मारा गया। राजा दाहिर मारा गया, मोहम्मद बिन कासिम विजयी हुआ। और ये आक्रमण अगर पूछा जाता है, ठीक है, तो ये आक्रमण क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं राबोर का युद्ध। राबोर का युद्ध, यानी राजा दाहिर को सिंध राज्य के अंतर्गत देवल बंदरगाह के लड़ाई में, राबोर के युद्ध में राजा दाहिर को मार दिया गया था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, और मोहम्मद बिन कासिम विजयी हो गया था। और ये युद्ध अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो 20 जून का डेट ये पूछा नहीं गया है, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं। 20 जून 1712 ईस्वी। 20 जून 1712 ईस्वी को राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में लड़ाई होती है देवल बंदरगाह के समीप राबोर नामक स्थान पे, इसीलिए इसको राबोर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जब राबोर के युद्ध में राजा दाहिर मारा जाता है, तो राजा दाहिर का एक पुत्र होता है जय सिंह। जय सिंह भी पराजित होता है। जय सिंह जो है दाहिर का पुत्र होता है, दाहिर का पुत्र होता है, पराजित होता है, और सिंध पर विजय प्राप्त कर लेता है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर विजय किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम का हो जाता है, और वहां से अकूत धन संपदा लेकर वह जो है मुल्तान से अकूत धन संपदा लेकर वह चला जाता है। लेकिन मुल्तान को उसने एक उपनाम दिया। मुल्तान से जितना सोना उसे मिला, ठीक है, वह इतनी ज्यादा मात्रा में था कि मुल्तान को उसने एक जो है उपनाम दे दिया। और क्या नाम दिया? स्वर्ण नगर। स्वर्ण नगर, पाकिस्तान का जो मुल्तान है उस क्षेत्र को उसने स्वर्ण नगर के नाम से पुकारा। आई बात समझ में? तो मोहम्मद बिन कासिम का जो सिंध अभियान था वो पूरी तरह से सफल रहा। सिंध अभियान, उसमें राजा दाहिर मारा गया, और ये जो युद्ध हुआ था उसको राबोर का युद्ध कहते हैं। 20 जून 712 ईस्वी में हुआ था। और इसी युद्ध में जय सिंह जो दाहिर का पुत्र होता है वो भी पराजित होता है, और इस तरह से सिंध पर विजय हो जाती है किसकी? तो मोहम्मद बिन कासिम की। और मोहम्मद बिन कासिम को मुल्तान से बहुत ज्यादा सोना मिल जाता है, और बहुत ज्यादा सोना मिलने के कारण उसने इस नगर का नाम क्या रख दिया? स्वर्ण नगर रख दिया। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है विजय प्राप्त करने के बाद क्या क्या जो यहाँ पे व्यवस्थाएं लगाता है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसने जो है कौन सी व्यवस्था लगाई? तो जजिया कर, यानी मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। ठीक है। और कहां पर? तो भारत में या सिंध क्षेत्र में जो जजिया कर लगाने वाला पहला शासक बना, वो कौन बना? मोहम्मद बिन कासिम। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और इसने जो जजिया कर लगाया था वो कहां पर लगाया था? सिंध क्षेत्र में। और किस पर लगाया था? तो हिंदुओं तथा बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों पर। हिंदुओं और
बौद्धों पर, ठीक है, हिंदुओं और बौद्धों पर मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर सबसे पहले लगाया था, ठीक है। तो उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारतीय भाषाओं, साहित्य, दर्शन, खगोल विज्ञान, गणित और औषधि तथा अन्य विषयों का अध्ययन कर जो है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित जो अरब शासक हुए थे, ठीक है, उनमें आप समझ लो कि एक अल बरूनी था, अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी था। और अल बरूनी का नाम बड़ा जो है बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है भारत में, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम के समय में ही एक नाम मिलता है अबू मशर, अबू मसर, ठीक है। अबू मसर ये जो है एक ज्योतिषी था, ज्योतिषी, ठीक है, एक ज्योतिषी था जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने कहाँ गया था, बनारस गया था, यानी बनारस से भारतीय ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया था इसने, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया था। क्या नाम था इसका, अबू मसर, ठीक है। अबू मसर एक ज्योतिषी था जिसने बनारस से भारतीय ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया था और मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही भारत में आया हुआ था। आई बात समझ में? बस इसके बारे में इतनी ही बातें, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में इतनी ही बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो अगला हमारा प्रोमिनेंट कैरेक्टर है मध्यकालीन इतिहास के शुरुआती चरण में, वो कौन सा है, वो महमूद गजनवी, ठीक है। महमूद गजनवी 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक माना जाता है इसका जीवन काल रहा है। 998 ईस्वी में जन्म हुआ, 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। तो महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आया था, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आया था और अल बरूनी कहाँ का निवासी था, अरब देश का निवासी, ठीक है, अरब देश का निवासी था, अर्थात अरबी था। इसकी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। इसकी एक पुस्तक है, ठीक है, जिसका नाम है किताब उल हिंद। और जो है एक दूसरा व्यक्ति था महमूद गजनवी के दरबार में जिसका नाम था फिरदौसी, फिरदौसी। और फिरदौसी ने शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की थी, शाहनामा, ठीक है, शाहनामा। तो जैसे अलबरूनी जब भारत आया था तो इसने यात्रा वृत्तांत लिखा किताब उल हिंद, और किताब उल हिंद में जो है इसने भारत के बारे में अच्छा अच्छा वर्णन भी किया था। और इसने सबसे ज्यादा भारतीय दर्शन शास्त्र, भारतीय गणित, खगोल इत्यादि का जो है अध्ययन किया था और बड़ी प्रशंसा की थी भारत में, ठीक है। इसने बताया था कि भारत में जो भी प्रतीक प्रयोग होते हैं वो विश्व के सबसे सुंदरतम प्रतीक माने जाते हैं, सबसे अच्छे प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है। तो इसी की पुस्तक से, यानी किताब उल हिंद और शाहनामा, ये दो जो पुस्तकें हैं, इन्हीं से पता चलता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इन्हीं की पुस्तकों से पता चलता है, इन्हीं दोनों पुस्तकों से, कि अल बरूनी ने महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और इसका जो पहला आक्रमण था,
पहला आक्रमण था, ठीक है, पहला आक्रमण था वह 1000 ईस्वी में सीमा क्षेत्र पर हुआ था। 1000 ईस्वी में सीमा क्षेत्र पर हुआ था, यानी सीमाई इलाके पर हुआ था इसका 1000 ईस्वी में सीमा क्षेत्र पर। ये जो 998 है, मतलब 998 ये उसका जन्म नहीं है, सॉरी, ये जो है उसका मतलब शासक बनने से लेकर और जब तक वो मृत्यु पर्यंत तक जीता रहा तब तक शासक बना रहा, उससे संबंधित है, ठीक है। तो पहला आक्रमण इसने 1000 ईस्वी में किया, और जो है दूसरा आक्रमण इसने किया 1001 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में, और उस समय जो हिंदू राजा था, ठीक है, वह जयपाल था। हिंदू राजा जयपाल के साथ युद्ध किया। ठीक है, हिंदू राजा जयपाल के साथ युद्ध किया, और जयपाल युद्ध में पराजित होता है, और पराजित होने के बाद वह आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार से ये इसका अभियान सफल रहता है, दोनों अभियान सफल रहते हैं। इसने अपना 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में किया था सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, गुजरात के द्वारिका में पड़ता है सोमनाथ मंदिर, और सोमनाथ मंदिर पर इसने अपना 16वां आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। और यह एक सोमनाथ मंदिर एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर, ठीक है, यह एक शिव मंदिर था, मतलब है, जिस पर उसने आक्रमण किया था। और आक्रमण करके जो है इसने यहाँ से बहुत धन संपदा लूटी, और लूट कर जब ले जा रहा था तो रास्ते में खोखर एक जाति थी, लुटेरी जाति खोखर, ठीक है। तो खोखरों ने इसका रास्ता रोक लिया, और रास्ता रोक कर लूटपाट करनी चाहिए, क्योंकि ये जो सामान लूट कर ले जा रहा था उसको ये लूटना चाहते थे खोखर, ठीक है। लेकिन ये बचकर निकल गया, और इसने अपना अंतिम अभियान यानी 17वां आक्रमण, या इसको आप कह सकते हैं अंतिम आक्रमण खोखरों के विरुद्ध किया था। खोखरों के विरुद्ध, ठीक है, कब? 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में इसने अपना 17वां व अंतिम आक्रमण किया था खोखरों के विरुद्ध, और खोखरों को दंडित करने के लिए यह आक्रमण किया था उसने। खोखरों को पराजित किया और उनको दंडित किया, ठीक है। तो इस तरह से ये आज का हमारा लेक्चर जो है मध्यकालीन इतिहास में मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाइयाँ और महमूद गजनबी को लेकर थी। इसके बाद हम लोग जो है मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत आ जाएगा। इनके बारे में बस इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है, अभी तक पूछा गया है, और मैंने कुछ विशेष नहीं बताया है। लेकिन दिल्ली सल्तनत से हम थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। सेटअप बैठाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, और इसी वजह से आप लोगों को मैं मध्यकालीन इतिहास की वीडियो नहीं दे पाया। तो आज के लिए इतना ही, और आई थिंक 25 मिनट का वीडियो हो गया होगा लगभग। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अपने बेल, ताकि हम उसमें और सुधार कर सकें, ठीक है। नाइस क्लास वगैरह तो सब लोग बताते हैं, लेकिन सुझाव देना चाहिए कि और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।